परसों इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी जिस अंदाज में नर्सिंग होम की बात की, उससे समझ आ रही थी कि शायद उनको भी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है। उन्होंने भी कहा कि आपको पता है कि वहाँ लोग बूढ़ों को नर्सिंग होमों में भेज देते हैं। तो उस वक्त हमें रखा गया था, बाहर के जो डॉक्टर आते थे उनको रखा गया था डोंकी वर्क के लिए। थोड़ा सर ऊपर उठाएंगे तो आपका जो सर है वो कलम कर दिया जाएगा। केयर होम जाते हैं इसलिए कि उनको टाइम पे दवाई मिले, टाइम पे उनकी केयर हो, उनकी सफाई हो, उनके कपड़े बदले जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ चौहान, जो पंजाब असम्बली के साबिक वो मेंबर रह चुके हैं, मुस्लिम लीग के रहनुमा रह चुके हैं और अब लंदन में उनका केयर होम्स का बिज़नेस है। जो केयर होम्स के हवाले से आपने ख़बरें सुनी होंगी कि जब से जो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ उसमें अब तक बरतानिया में तकरीबन 37,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और उनमें जो एक बहुत बड़ा नंबर है, तकरीबन 11,500 का ये नंबर बनता है जो केयर होम्स में मरा है। और ये बजाय ख़ुद एक बहुत बड़ा स्कैंडल है इस बरतानवी हुकूमत के लिए कि जो तकरीबन 60 से 70 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग थे जो ज़्यादा यहाँ पर केयर होम्स में रहते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया में मशहूर भी है कि जहाँ पे लोगों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन उन केयर होम्स में जो बड़ी उम्र के लोग थे, जो डिसेबल्ड थे, एल्डरली थे, वो बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। 11,000 11,500 से ज़ायद का नंबर है। और वो जो लोग जिनकी हलाकतें, उनकी फैमिलीज़ जहाँ हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं और इसको देखा जा रहा है कि ये फेलियर है नेशनल हेल्थ सर्विस का और हुकूमत का। हम डॉक्टर अशरफ चौहान से जानते हैं कि केयर होम्स में एग्जैक्टली हुआ क्या, चूँकि डॉक्टर अशरफ चौहान के अपने केयर होम्स में और ये पिछले तकरीबन 20 साल से इस सेक्टर में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि ये केयर होम्स की क्या स्टोरी, क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग मर गए? केयर होम्स में इन्फेक्शन जो है वो आई और फिर स्प्रेड उसका था, क्योंकि केयर होम्स में लोग एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में होते हैं और वहीं रहते हैं, साथ साथ रूम्स होते हैं, सर्विसेज शेयर होती हैं। तो अगर खुदा न खास्ता एक आदमी इन्फेक्ट होता है तो दूसरों की इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो कुछ एरियाज़ में जिन होम्स के स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं थे, जो पहले ही प्रिकॉशन शायद नहीं उतनी ले रहे थे, तो वहाँ पे अगर एक शख्स इन्फेक्ट हुआ तो फिर बाकी लोग, और इस तरह फिर वो एक पूरा होम जो है, कई तो ऐसे होम है जहाँ तकरीबन खाली हो गए। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वायरस जो है ये ओल्ड एज जो है उसको, उनको ज़्यादा, उनकी रेजिस्टेंस, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको जब अफेक्ट करती है तो उनका जो चेस्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाता है। तो एक तो वल्नरेबिलिटी है, दूसरा फिर क्लोज इन्वायरमेंट्स हैं। तो इस वजह से नर्सिंग होम जो इफ़ेक्ट हुए, जो हिट हुए, वो फिर बुरी तरह हिट हुए और 1/3 जो डेथ्स हैं वो नर्सिंग होम की हैं। ये अगर आप बता दें कि यहाँ नर्सिंग होम्स में किन लोगों को लाया जाता है, किस क्लास के लोग होते हैं, और बुनियादी तौर पे वजह एक बड़ा मशहूर भी है जी कि जो बूढ़ी उम्र के लोग हैं उनको अपनी औलाद फेंक देती है, लेकिन ये बताएं कि नर्सिंग होम्स में लोगों को किस वजह से लाया जाता है और किस एज सेक्टर के लोग होते हैं? ये शाह साहब बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ये जो कल परसों इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी जिस अंदाज में नर्सिंग होम की बात की, उससे समझ आ रही थी कि शायद उनको भी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है। उन्होंने भी कहा कि आपको पता है कि वहाँ लोग बूढ़ों को नर्सिंग होमों में भेज देते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी लोगों में या थर्ड वर्ल्ड में या जहाँ फाइनेंशियल सिचुएशन ज़रा इतनी अच्छी नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की जा सकती। क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1-2 लोगों ने नर्सिंग होम शुरू किए हैं। यहाँ पे एवरेज नर्सिंग होम में जो कॉस्ट है किसी की वो £1000 अ वीक है, यानी कि £4000 मिनिमम, या एवरेज कह लें, क्योंकि इससे डबल भी है और इससे स्लाइटली चीप भी है, बट ओवरऑल एवरेज कॉस्ट इज़ £4000 अ मंथ। अब 4000 जो लोग हैं, लोग अपनी जेब से देते हैं या अपने जो बंदा खुद होता है उसकी सेविंग से जाता है, या चिल्ड्रन देते हैं या फैमिलीज़ देती हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि वो एक अपनी जो उनका एल्डरली जो उनका फादर है या माँ है, तो उसकी वो केयर के लिए पैसा खर्चते हैं, तो उनको वो बेहतर नज़र आता होगा ना। अगर वो सर्विस अगर उनको घर में मिल जाती हो, या वो समझें कि उनके फादर जो हैं वो अपने घर में बेहतर हैं, तो वो वहाँ रहेंगे। फिर इसको इससे लिंक करना चाहिए ना कि ये सोसाइटी जो है, यहाँ जॉइंट फैमिलीज़ की सोसाइटी नहीं है। यहाँ पे जब 18-19 साल के आपके बच्चे होते हैं तो वो कमाने के काबिल होते हैं और वो अपने फ्लैट में, अपने घर में चले जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी वो अपने घर में रहते हैं।
फिर वो अपने घर से शिफ्ट होके केयर होम जाते हैं, इसलिए कि उनको टाइम पे दवाई मिले, टाइम पे उनकी केयर हो, उनकी सफाई हो, उनके कपड़े बदले जाएं, उनको अखबार मिले, उनको चाय मिले। तो क्या उनकी बेटी या उनका बेटा, यहाँ तो छोड़ें, क्या पाकिस्तान में कोई बेटा या बेटी इस सर्विस को दे सकते हैं? तो इसमें जो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, ये जो हकीकी तौर पे जो एक फलाही रियासत का, जिसे मदीना की रियासत कहते हैं, या जिसको जो इस्लामिक जो वेलफेयर जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें भी यही उसूल है कि आप जो एल्डरली हैं, जो आपके बड़े, उनका इस हिसाब से ख्याल रखें। लेकिन आप ये देखते हैं कि यहाँ पर इतने फिर 11,000 से 11,500 से ज़ायद लोग मर भी गए, और उसमें एक हुकूमत को भी ब्लेम दिया जा रहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? आप इसको इस तरीके से देखें कि जो एवरेज एज है पाकिस्तान में या इंडिया में, वो अभी 60s या 50s के करीब है। यहाँ एवरेज एज जो है वो 75 प्लस है। तो जो नर्सिंग होम में लोग रह रहे हैं वो ज़्यादातर 85, 90, 93, 94 के। तो उस एज के लोग जो है वो अगर ज़िंदा रहते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दिस कंट्री। पर अगर खुदा न खास्ता उन इन्फेक्शन इस तरह की आती है तो दे विल बी हार्ड हिट एज़ वेल। और अगर ओवरऑल आप देखें तो सोसाइटी में 50 प्लस 60 प्लस लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर इनको तीन आप अंडर 20 टू 60 और 60 टू 90 के ग्रुप्स की कैलकुलेशन करें तो जो ओल्ड एज के लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो इस वजह से उसी लिहाज से उनकी डेथ भी ज़्यादा हुई हैं। वो एक आखिरी, वो क्या कहते हैं, लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ द कैमल वाली बात हुई। इट इज़ नॉट समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, और गवर्नमेंट भी कंसर्न है, हम लोग भी कंसर्न हैं। पर अनफॉर्चुनेटली दे आर द पीपल हु आर इन द केयर होम्स एज ए टर्मिनल स्टेज। ठीक है, लोग वैसे तो पॉलिटिक्स और मेडिकल के हवाले से जानते हैं, लेकिन कम लोग ये जानते हैं कि आपने एक ज़माने में यहाँ पे एक बड़ा लैंडमार्क लीगल केस जीता था, और कम लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन और उसको हेड ऑन उसके ऊपर जाते हैं, लेकिन आपने वो किया, एक हुकूमत के ऊपर आपने लीगल केस किया और फिर आप जीते भी। कुछ तफसीलात आप उस बारे में बताना चाहेंगे? मैंने कभी उस पर बात आज तक नहीं की, और शायद मैं, चलें आपका हुक्म है, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि ज़िंदगी में मुस्बत चीज़ों की तरफ देखें, मनफी चीज़ों की तरफ ना देखें। लेकिन ये एक हकीकत है कि जो लोग NHS में काम करते हैं, या हमारे जो हैं ज़्यादातर डॉक्टर्स, आपने अभी सारा ये प्रेस में आया कि 44% जो लोग हैं वो हैं बेम के, जो ब्लैक एथनिक माइनॉरिटी के NHS में। NHS एक ऐसा शोबा है जिसमें जो परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज़ की काफ़ी हाई है, इसलिए कि बाहर से लोग आते हैं, काम करते हैं। हम जब थे 3 decades 4 decades ago, तो उस वक्त हमें रखा गया था, बाहर के जो डॉक्टर आते थे उनको रखा गया था डोंकी वर्क के लिए, कि आप आएँ और नीचे वाला काम करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सर ऊपर उठाएंगे तो आपका जो सर है वो कलम कर दिया जाएगा। तो मेरे साथ भी ये स्टोरी हुई, और वो ये हुआ कि मेरी जो प्रमोशन थी ड्यू, वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो जब मैंने प्रोटेस्ट किया तो मुझे उन्होंने वो जो है जो रिडंडेंसी का लेटर भेज दिया कि हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने उनको अपने स्टैटिस्टिक्स सारे निकाल के दिए 3 साल के। तो मैंने जो काम अस्पताल में किया था वो 3 डॉक्टरों को इकट्ठा, जो बाकी 3 थे मेरे कंटेम्प्रेरी इंडिजिनस, उनसे मेरा ज़्यादा था। इस वजह से मैं जीता कि मेरा जो काम था वो 3 लोगों से ज़्यादा था। और जब मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा फिर ये तो कोई और वजह है, ये वजह नहीं है। तो इस वजह से वो फिर, पर गलत था। मुझे अभी भी याद है, मेरा करियर बड़ी यंग एज में अफेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने आते ही कोई 7-8 सालों में आई वेंट टू द टॉप ऑफ द करियर। तो मेरी प्रमोशन जो थी उस वक्त वो रुकी। फिर एक लिहाज से आई चेंज माई डायरेक्शन, आई वेंट टूवर्ड्स बिजनेस एंड अदर साइड्स। पर जो मेरा करियर था, जो मेरा प्रोफेशन था, उसमें तो रुकावट आई, और आज तक वो एक शोर है मेरे दिल में, और इसका खुले तौर पे इजहार करेंगे एक स्टेज पे, जब ज़रा एक स्टेप और पार हो जाए ज़िंदगी का, तो फिर इंशाल्लाह इस पे ज़िक्र ज़रूर होगा कि ज़्यादती तो नहीं होनी चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच।